नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद सीएम योगी ने सख्त जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। कदम उठाए हैं। दरअसल सीएम योगी ने वीआईपी पास रद्द कर दिया है और मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के न्यायिक आयोग से जांच करवाने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे के बाद स्थिति को काबू में करने के लिए तुरंत कदम उठाए हैं। उन्होंने मेला क्षेत्र में आने जाने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने और सभी वीआईपी पास रद्द करने के निर्देश दिए हैं। 4 फरवरी तक श्रद्धालुओं को पैदल ही संगम तक जाने की इजाजत होगी। प्रयागराज शहर में भी 4 पहिया गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। शहर में सिर्फ बाइक, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को जाने की अनुमति होगी। साथ ही मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सीएम योगी ने इस हादसे के कारणों की जांच के लिए निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान के कारण पॉन्टून पुल बंद कर दिए गए थे, जिससे भारी भीड़ संगम पर इकट्ठा हो गई। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट के रास्ते एक ही होने के कारण भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। प्रशासन ने अब इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए हैं और मेला क्षेत्र में व्यवस्था में बदलाव किए हैं। बता दें, बुधवार रात तक संगम समेत 44 घाटों पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे प्रयागराज में 60,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो जहां हैं वहीं स्नान करें और संगम क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ से बचें। उत्तर भारत में इन दिनों धूप की वजह से गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने 30 जनवरी को दिल्ली, यूपी के कई जिलों में कोहरे की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश या बर्फबारी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत पर एक चक्रवाती परिसंचरण बने रहने की उम्मीद है, जिससे शनिवार तक गरज के साथ बारिश हो सकती है। बारिश तेज होने का अनुमान है। गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं भारत के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरे से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जो उत्तर भारत से मध्यम और पूर्वी भारत से होते हुए पूर्वोत्तर भारत तक फैल जाएगा। पंजाब और हरियाणा में शीतलहर के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें, दिल्ली में अभी अगले कुछ दिन मौसम में उतार चढ़ाव का दौर चलता रहेगा। सुबह शाम ठंड, जबकि दिन में तेज धूप खिलने से गर्माहट का एहसास होगा। हालांकि मौसम विभाग ने 3 और 4 फरवरी को दिल्ली में हल्की बारिश का पूर्वानुमान भी जारी किया है। इससे तापमान में एक बार फिर गिरावट आ जाएगी। सीरिया के नए अधिकारियों ने बशर अल असद के हटने के बाद अहमद अल शरा को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। सीरिया में 50 सालों के असद शासन का अंत हो चुका है। बुधवार को अहमद अल शरा को देश का अंतिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और उन्हें विधायिका बनाने का दायित्व सौंपा गया है। ये फैसला उस वक्त आया जब इस्लामी विद्रोही गठबंधन हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोहियों ने 8 दिसंबर को बशर अल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया। सीरिया की राज्य समाचार एजेंसी के मुताबिक सैन्य अधिकारी हसद अब्देल गनी ने घोषणा की है कि अहमद अल शरा देश में अंतिम राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सीरिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। बता दें कि अहमद अल शरा के सत्ता में आने के बाद देश में 2012 के संविधान को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा असद सरकार की संसद को भी भंग कर दिया गया है। नई अस्थायी विधान परिषद का गठन किया जाएगा। शरा ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता देश में शांति स्थापित करना है, संस्थानों का पुनर्निर्माण करना और एक स्थिर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना होगा। बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद से पश्चिमी देशों ने सीरिया में समावेशी परिवर्तन का आह्वान किया है। अमेरिका सहित कई देशों ने एसटीएस को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हालांकि एसटीएस ने हाल ही में अपनी कट्टरपंथी बयानबाजियों को कम किया है और सीरिया के धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कही है।
दिल्ली के विधानसभा चुनाव में यमुना के पानी पर सियासत तेज हो गई है। यमुना के पानी के विवाद के बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का एक वीडियो सामने आया है। सैनी दिल्ली में यमुना का पानी पीते नजर आए हैं। यमुना का पानी पीने के बाद नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मैं यहाँ यमुना नदी के तट पर आया हूँ और यमुना नदी का पानी पिया है। जल संसाधन प्राधिकरण ने यहाँ से पानी के नमूने लिए हैं और पानी में कोई जहर नहीं पाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि यमुना नदी को जहरीला कर दिया है। उन्होंने सामूहिक नरसंहार की बात कही थी। अरविंद केजरीवाल ने जीवन भर झूठ बोला है और अब वे झूठ ही बोल रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार यमुना नदी में जहर मिलाकर लोगों को मारने की कोशिश कर रही है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी सोमवार को आरोप लगाया था कि बीजेपी जानबूझकर दिल्ली की जल आपूर्ति बाधित कर रही है। आम आदमी के आरोपों पर बीजेपी लगातार हमलावर है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बड़ा विमान हादसा हुआ है। रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक हेलीकॉप्टर से हवा में टकराने के बाद यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर पोटोमैक नदी में गिर गया। हेलीकॉप्टर से विमान के टकराने का वीडियो भी सामने आया है। अभी तक जेट में सवार लोगों की संख्या का पता नहीं चल पाया है। बचाव नौकाएं पोटोमैक नदी में रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हादसे के बाद रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर आपातकाल लागू करते हुए बंद कर दिया गया है। अमेरिका के संघीय उद्यान प्रशासन FAA ने एक बयान में कहा कि वॉशिंगटन डीसी के बाहर रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास पोटोमैक नदी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ एक यात्री विमान रनवे पर पहुंचने के दौरान हवा में सिकोरस्की H-60 हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसे का शिकार विमान अमेरिकन एयरलाइंस का था। ये बुधवार को विचिटा कैंट से रवाना हुआ था। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।